देखिए आप लोग का जो कुनिंद राजवंश है वहां तक आपको बता दिया था। उसके बाद बताया था कि कुनिंद के बाद और भी बहुत सारे जो शासक वर्ग थे वो उत्तराखंड में पहुंचे थे। जैसे शक हो गया, कुषाण हो गया, मोखरी हो गया, उसके बाद वर्धन हो गया। तो ये सभी लोग क्या है आए, और अंततः क्या हुआ, जो सर ये कार्तिकेय कुरिल से शुरू हुआ था। शुरू हुआ था कुनिंद का। चलिए जरा शुरू कुनिंद से ये कर। बस इतना ही लिखा है कि अशोक के अभिलेख से मिला और यहाँ के लोग को कुलिंद बोला हाँ बोला पुलिंद, गया। हाँ पुलिंद बोला, कुलिंद नहीं पुलिंद बोला गया था। हाँ तो जी। बोला, हाँ पुलिंद बोला गया था। और आपको पता था कि इनके क्या है, जो मेन पहचान की जो है वो सिक्के पाए गए हैं। इसमें बहुत सारे क्या होता है, कॉइन्स पाए गए हैं जिसपे इनका मिलता है। देखिएगा एक बात समझ लीजिए कि जो चंद्र वंश है ना, चंद्र राजवंश के क्या है, कोई सिक्के नहीं पाए गए। जो पहला ऐतिहासिक अगर सिक्क की बात की जाए, कॉइन्स की बात की जाए, वो कुनिंद वंश के लोगों को मिला था। जैसे अल्मोड़ा से उनमें बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें कुनिंद राजाओं के नाम लिखा हुआ है। देखिए कौन कौन सा कुनिंद राजाओं के नाम लिखे हुए हैं जो अल्मोड़ा से मिले हैं। इसमें है आपका आसेक, उसके बाद है गोमित्र, उसके बाद है हरदत्त, उसके बाद है शिवदत्त। ये क्या है, कुनिंद राजा थे, कुनिंद राजा जिनका क्या है सिक्कों पर नाम पाया गया। और ये सिक्के कहाँ से मिला है, अल्मोड़ा से मिला है। जो अल्मोड़ा शहर है वहीं से मिला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुनिंद राजा थे जिनके क्या है सिक्कों पर नाम मिलता है। और पहला राजवंश है जिनके सिक्कों पर क्या होता है, नाम पाया गया है। देखिए सिक्का यानी जो कॉइन्स होता है ना, ये राजनीति में बहुत इनका इंपॉर्टेंस होता है। राज व्यवस्था में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इससे होता है कि जो राजा है वो फ्रीडम है, तभी तो वो अपने कॉइन्स चला पा रहे हैं। बाकी जो राजा कॉइन्स नहीं चला पाते उनका मतलब होता है वो किसी किसी बड़े राजा के अधीन है, इसलिए उनका कोई सिक्का नहीं है, बल्कि जो बड़े राजा है उनका सिक्का उनके राज्य में चलता है, जिनका सिक्के नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको बता था कि जो इसी के समय पे शकों ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, शक। और शकों ने आक्रमण किया था। और माना जाता है कि ये जो कटरमल सूर्य मंदिर है, जो सूर्य पूजा है, वो शक लोग करते थे। तो कटरमल का सूर्य मंदिर किन किन लोगों ने बनाया था, का सूर्य मंदिर बहुत बार क्वेश्चन ये मंदिर से पूछे जाते हैं, जो अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है, अल्मोड़ा। देखो उत्तराखंड में और भी बहुत सारे सूर्य मंदिर है, लेकिन ये वाला जो सूर्य मंदिर है वो सबसे फेमस है, समझे, कटरमल का। और शकों ने द्वारा क्योंकि शक क्या है, ये सूर्य देवता के उपासक होते थे, सूर्य का उपासक थे। सूर्य का उपासक थे, इसलिए क्या था इन्होंने यहाँ पे बना था। अब देखिए शकों के बाद यहाँ पे कुषाणों ने जीता था, क्योंकि कालक्रम है, क्या है, कुषाणों। तो शकों के बाद कौन आया, कुषाण। ये लोग ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए पहाड़ों पे। देखिए पहाड़ों पे राज करना बहुत ही कठिन काम होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ से रेवेन्यू भी कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रभाव इनका नहीं था। और ये रास्ता बहुत उस समय दुर्गम था, जिससे क्या था अधिक समय तक यहाँ पे किसी पर शासन करना सही मतलब संभव ही नहीं था। क्योंकि यहाँ के जो लोकल राजा थे या जो लोकल गुटबाजी थे या कह सकते हैं सरदार थे, वो जल्दी स्वतंत्र हो जाते थे। तो इसलिए क्या है यहाँ पे एक कुषाणों का जो सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट मिलता है, ये है एक तो आपका
जो कोटद्वार से एक उनका शिलालेख टाइप का मिला है और एक क्या है काशीपुर के बारे में इनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने ऋषिकेश को वीरभद्र कहा। देखिए इनमें कभी-कभी पूछ रहता है। इन्होंने देखिए क्या-क्या ऋषिकेश जो है कुषाणों ने ऋषिकेश का जो नाम बताया है अपने जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने इसे वीरभद्र कहा। उसके बाद जो कोटद्वार है, उसको मोरध्वज कहा। ये क्वेश्चन पूछा गया, मोरध्वज वाला क्वेश्चन पूछा पूछा गया है कि कोटद्वार का पूरा नाम क्या था? कोटध्वज कहा गया। उसके बाद काशीपुर का जो पुराना नाम इन्होंने रखा है, काशीपुर भी जानते हैं बहुत पुराना शहर है उत्तराखंड में। इसको उन्होंने रखा था गोविशन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गोविशन का मतलब काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, या गोविशन किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ऋषिकेश देखिए, और भी ऋषिकेश के और भी नाम है। तो ऋषिकेश को कुषाणों के समय में वीरभद्र कहा गया, कोटद्वार को मोरध्वज कहा गया, काशीपुर को क्या कहा गया? आपका गोविशन कहा गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो गोविशन होता है ना, ये पाली भाषा में कहा गया है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि पाली मतलब बौद्ध भाषा में, यानी बुद्धकालीन माना जाता है कि पाली भाषा में कहा जाता है कि पाली भाषा में काशीपुर का क्या नाम था? तो पाली भाषा में काशीपुर का नाम क्या था? गोविशन था। क्योंकि जो कुषाण थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आप लोगों को पता था कि जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, वो कनिष्क के समय पे हुआ था, कुंडनबन कश्मीर में हुआ। ठीक है, इसके बाद जो छोटे-छोटे राजा हुआ ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। उसके बाद आप लोग आइएगा, इम्पोर्टेंट राजा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश लीजिएगा। देखिए ये जो कत्यूरी वंश है या कार्तिकेयपुर जो वंश है, इसमें 4 अलग-अलग वंशों ने राज किया है। लेकिन उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कत्यूरी वंश कहते हैं या कार्तिकेयपुर कहा जाता है। देखिए ये जो वंश है, लग माना जाता है कि ये हर्ष के मृत्यु के बाद जब उत्तर भारत छोटे-छोटे राज्य में विभक्त हो जाता है, तभी इसी राजवंश का उदय हुआ। किसके बाद? हर्षवर्धन के बाद। यानी वर्धन वंश के बाद, यानी कुल मिला के जो हर्षवर्धन थे या हर्षवर्धन के बाद इन राज्यों का उदय हुआ। यानी कुल मिला के 642 ईस्वी के बाद ही इसका उदय हुआ है। इसके बाद ही उसको माना जाता है। इन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया है, लेकिन क्या है, इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए इनमें आपको पता है कि 4 परिवार है, लेकिन इनमें से जो 3 परिवार है ना, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। 4 परिवार इसमें मेनली थे, लेकिन 3 परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें माना जाता है। देखिए इनका जो पहला राजधानी था कार्तिकेयपुर वंश का, ये बहुत बार पूछा गया है, वो आपका जोशीमठ में था। जोशीमठ कहाँ पे है आपका? चमोली में। कभी-कभी पूछ लेते हैं। आप लोग बता सकते हैं जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? जोशीमठ का भी है प्राचीन नाम है, वो तो वर्तमान नाम उसका जोशीमठ है। देखिए इसके बाद क्या होता है, पहला राजधानी क्या था? जोशीमठ था। दूसरा जो राजधानी था, ये अल्मोड़ा में ले आया। अल्मोड़ा में एक जगह है जिसका नाम है वैजनाथ। तो वैजनाथ भी क्या है? ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा।
यहाँ पे इनका राजधानी बनाया गया था। बागेश्वर में है ये बैजनाथ। लेकिन वो अभी बागेश्वर में ना, लेकिन जब मतलब बनाया गया था राज्य, उसमें अल्मोड़ा में हुआ करता था। ठीक है, देखिए अब वर्तमान में बागेश्वर है, बागेश्वर में है, जानिएगा। इसमें ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा बागेश्वर। बागेश्वर में भी है, और मेनली ये अल्मोड़ा उस समय देखिए एक बोलो कि प्रशासनिक रूप से जो अभी तक लिखा गया वो वैसे ही लिखा हुआ है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते ना, ध्यान दीजिएगा। तो किताबों में लिखा है वही मान्य होगा। अभी लोकेशन के उतना ज्यादा मान्यता अभी नहीं देते, कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। और इसे क्या है, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। था उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है? कत्यूरी वंश को या कार्तिकपुरी वंश को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिएगा बागेश्वर से एक लेख मिला है, जिसमें ये बताया गया कि इस वंश के या मतलब इस राज्य का प्रथम जो राजा थे वो था बसंत देव। तो इसके संस्थापक या प्रथम राजा कौन थे? इस वंश के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बसंत देव। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? जो बागेश्वर के अभिलेख से मिलता है, अभिलेख से मिलता है। तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन है? बसंत देव। तो बसंत देव पहला या संस्थापक या पहला राजा इनको कहा जाता है। अब देखिए बसंत देव के बाद जो दूसरा राजवंश आता है, क्योंकि उसके बाद उनके राजाओं का ज्यादा उल्लेख हमें नहीं मिलता क्योंकि बहुत पुराने हैं। उसके बाद जो नया राजवंश आता है उसमें देखिएगा क्या आता है, जो खरपर देव है उसका नाम हमें मिलता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिएगा। खरपर के समकालीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि उनके समय पे कन्नौज के जो राजा थे यशोवर्धन, वो उनके समकालीन थे। ध्यान दीजिएगा। सर। हाँ बताइए। सर भूदेव, भूदेव कौन थे थोड़ा सा मुझे बता देखिए दो। भूदेव क्या बोलना कि इसमें भूदेव का तीन, अभिलेख था क्या यार? नहीं भूदेव भी राजा थे, समझिए भूदेव के राजा भी थे। एक समझ लीजिएगा भूदेव क्या था कि उनके बीच में तीन राजवंश है। तो पहला संस्थापक बोला, देखिए यहाँ पे पहला व्यक्ति कौन थे? बसंत देव। इनमें और भी राजा होंगे, जैसे अभी खरपर देव है वो। देखिए इसमें अगला जो राजा है तो उसका जो कहीं कहीं पे भूदेव का, भूदेव भूदेव भी पढ़ा था ना हमने। भूदेव, देखिए तो नहीं, हमें लगा कि वो अभी। नहीं बसंत देव क्या है, कत्यूरी वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कहा जाएगा, फाउंडर। तो राजा हो सकते हैं भूदेव, भूदेव अलग है, लेकिन क्या है ये भूदेव क्या है, इसके संस्थापक नहीं है। अभी बताऊंगा भूदेव के ठीक बारे है। में, ठीक है। इसमें इष्टगान है बहुत सारे, और भी बहुत सारे देवता वो मतलब देव मतलब लोग हैं इसमें, ठीक है। तो उसको एक एक धीरे धीरे करके उसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए एक हुआ खरपर देव। ये क्या है, यशोवर्धन के क्या है, समकालीन थे। जो कन्नौज के शासक थे यशोवर्धन, उनके समकालीन थे। देखिए इसी के समय पे समझ लीजिएगा, ये जो खरवर देव थे इसी के समय पे कश्मीर के एक शासक भारत में आता, मतलब उत्तराखंड में आता है, जिनका नाम क्या था? ललित तहतीत, ललिता मुक्ति मुक्ता मुक्ता पीठ। इन्होंने क्या है, उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में प्रवेश किया था, यानी उत्तराखंड में आक्रमण किया था।
और इसका जो उल्लेख मिलता है, जो कश्मीर के शासक आए थे, आपको एक बहुत बढ़िया ग्रंथ बताया था जिसका नाम है रासतरंगिणी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? रासतरंगिणी। आपको पता है कि जो रासतरंगिणी है, ये भारत का पहला ऐतिहासिक बुक है। भारत का पहला कैसा बुक है? ऐतिहासिक यानी हिस्टोरियल बुक माना जाता है। तो रासतरंगिणी में क्या है, ललित आदित्य द्वारा उत्तराखंड में प्रवेश किया था और उनके द्वारा कुछ समय यहाँ पे शासन भी किया गया था। तो उनके बारे में क्या होता है, इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, ललित आदित्य मुक्त पिंड थे, तो कश्मीर के शासक थे, ध्यान दीजिएगा। इसमें और भी बहुत सारे शासकों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है निम्बर वंश। देखिए, इसके बाद कौन सा वंश आता है? निम्बर वंश आता है। तो जो निम्बर वंश है, इसी कत्यूरी वंश का ही अंतर्गत जो तीन वंश अलग अलग बताया था, ये जो निम्बर वंश है, ये क्या है, इनका जो उल्लेख मिलता है नालंदा अभिलेख से मिलता मिलता है। जो बंगाल के शासक थे उस समय पाल वंश, तो पाल वंश ने एक अभिलेख स्थापित किया था नालंदा, उसमें मिलता है। और निम्बर जो थे, ये शैव भक्त थे, और जो जागेश्वर में बहुत सारे विमान, यानी विमान मतलब जो मंदिरों के ऊपर जो शिखर होते हैं, उसका निर्माण करवाया था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कौन सा आया था? निम्बर वंश आता है, इसका नाम था निम्बर से उनका होता है। इनका उल्लेख मिलता है हमें किसमें? नालंदा अभिलेख से। जो किनका है? पाल वंश का है। ये पाल वंश का अभिलेख है, जो नालंदा अभिलेख है, इनका है, पाल वंश का है। देखिए, इनके समय पे इनके समय पे एक चीज क्या हुआ था कि जो हमारे जागेश्वर धाम है में अनेक विमानों का निर्माण किया था। विमान मतलब शिखरों का निर्माण। और विमानों का तो मंदिरों का भी कुछ किया होगा, किया था। आप जानते हैं कि जो जागेश्वर धाम है, ये किस देवता से संबंधित है? जो जागेश्वर धाम है, आप लोग बताइएगा, इसमें किस देवता की पूजा होती है? शिव जी का पूजा होता है। शिव जी की हाँ, रिलेटेड। हाँ। और आप लोग जानते हैं कि जागेश्वर धाम में 124 मंदिर है। जो उत्तराखंड में एक जगह पर सबसे अधिक मंदिर समूह पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, वो है मृत्युंजय की मंदिर है। महामृत्युंजय की जो मंदिर है, वो सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट मंदिर है। ये क्या है, मंदिरों का समूह कहा जाता है इसको, जागेश्वर धाम को, ध्यान रखिएगा। तो इनका क्या है, बहुत सारी चीजों का इन्होंने, क्योंकि शिव भक्त है तो उनका करेंगे ही करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए, इनका पुत्र निम्बर के बाद क्या था, इसका पुत्र इष्टगण देव शासक बनता है। इष्टगण देव का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इन्होंने उत्तराखंड को पहली बार एक सूत्र में बांधा, यानी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को विजय प्राप्त किया। समझ लीजिएगा, उत्तराखंड का पहला राजा कौन थे? इष्टगण। इष्टगण देव, ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा। ध्यान दीजिएगा, यानी पूरे उत्तराखंड को क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल को यूनाइट किया था। कौन थे? इष्टगण थे, इसलिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इनको अंडरलाइन कर। और जो इष्टगण देव है, ये नव दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे, और इन्होंने जागेश्वर धाम में इसके निर्माण करवाया था, ध्यान दीजिएगा। इष्ट देवगण के बाद क्या था, उनका पुत्र ललित सूर्यदेव शासक बनता है। इनके बाद कौन शासक बनता है? ललित सूर्यदेव देव शासक बनता है। जो ललित सूर्यदेव है, इनका एक
पांडुलिपि पाया गया है, इसे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहा जाता है। उसमें उल्लेख मिलता है कि ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था उसका नाम भूदेव था। इस अभिलेख में पाया गया है। पांडु केसर ताम्रपत्र, पर तांबे के उसमें लिखा जाता था। इसमें बताया गया कि जो भूदेव था वो क्या है, ललित सूर्यदेव के पास क्या है, शासक था। और इसे क्या है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का विरोधी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे भूदेव, और इन्होंने जो बैजनाथ मंदिर है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान दीजिएगा, किसने करवाया है, भूदेव ने। तो भूदेव क्या है, इसी कत्यूरी वंश के राजा थे, ना कि संस्थापक। ध्यान दीजिएगा, तो भूदेव क्या है। इसके बाद और देखिए, इसके बाद बहुत सारे इच्छर देव राजा बने, बहुत और भी छोटे छोटे राजा इसमें बनते चले गए। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए कोई महान शासक तो इसमें है नहीं। उसके बाद देखिए अंतिम जो शासक थे उसको ब्रह्मदेव कहा जाता है। और ब्रह्मदेव को क्या है, एक अत्याचारी एक राजा कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मदेव है, इसका हमारे जो उत्तराखंड में जागर जो गीत होता है ना, उसमें इसका उल्लेख होता है। तो इस वंश का अंतिम राजा कौन थे, ब्रह्मदेव। अंतिम राजा कौन थे, ब्रह्मदेव। इसे अत्याचारी राजा कहा जाता है। उत्तराखंड के क्या है, अत्याचारी राजा कहा जाता है। और इन्हों का जो अत्याचार है उसका उल्लेख क्या है, जो गीत है, जागर वाले जो गीत होते हैं, उन जागर गीतों में इनका, जागर गीतों में इनका उल्लेख पाया जाता है। आप लोग सुने होंगे। कौन थे, ब्रह्मदेव क्या है, और ये अंतिम राजा थे। तो कत्यूरी वंश के क्या है, अंतिम राजा कौन थे, ब्रह्मदेव थे। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, कत्यूरी राजा का जो राजकीय भाषा था, यानी इनका जो राजकीय भाषा था वो संस्कृत था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इनका राजकीय भाषा क्या था, संस्कृत था। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो शंकराचार्य जी है, जो आदि शंकराचार्य कहा जाता है, तो आदि शंकराचार्य कत्यूरी राजवंश के समय उत्तराखंड आए थे। ध्यान दीजिएगा। और आप बताइएगा, जो आदि शंकराचार्य है ये कहाँ के निवासी थे, जो आदि शंकराचार्य है ये कहाँ के निवासी थे, यानी किस जगह, यानी किस प्रदेश में रहने वाले थे, भारत के किस जगह पे ये रहने वाले थे, और उनका समाधि कहाँ पे है, इनका समाधि कहाँ पे, इनका देहांत हुआ था, समाधि बनाया। अभी देखिए जहाँ पे समाधि हुआ ना, वहां पे 125 फीट का इनका मूर्ति लगाई गई है उत्तराखंड में, जहाँ पे इनकी समाधि है। तो उस मूर्ति के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, उनके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। कहाँ के थे और कहाँ पे इनकी मूर्ति लगाई गई है, ये आपको बताना है, नहीं तो पता नहीं सर है। नहीं पता है, जोशीमठ या ज्योति इधर मठ उधर। नहीं, केदारनाथ में लगाई गई है। आप लोग देखे ना, प्रधानमंत्री गए थे ना केदारनाथ कुछ महीने पहले, उन्होंने जी उस जी। मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे।
और एक क्या है, केरल के रहने वाले थे, केरल के ब्राह्मण थे, जिसको रावल ब्राह्मण कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो केदारनाथ की जो पूजा होते हैं वो रावल ब्राह्मण या पंडितों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तराखंड के जो ब्राह्मण है वो उसका नहीं कर पाते, क्योंकि जब जैसे राजा का जब डेथ होता है तो उसमें उनका अछूत होता है, तो उनको तो आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ के नीचे क्या था, रावल पंडितों का अलग से गांव भी बसा हुआ है। तो वहाँ के क्या होता है, शंकराचार्य के जो वंशज थे, मतलब उन्हीं के जो वंशज थे उन्हीं के द्वारा ही पूजा होती है, केदारनाथ की पूजा होती है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम, मूर्ति कितनी फीट की है? 125 फीट की है। फीट बोला, मीटर नहीं, ठीक है धन्यवाद, फीट और मीटर में अंतर होता है। अब हम देखते हैं चंद्र राजवंश। देखिए जो चंद्र राजवंश है ना, ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं थे। ये जितने भी बोला कि राजवंश है, ये सब बाहर से आए हुए थे। आप लोग बता सकते हैं चंद्र राजवंश कहाँ से आए थे, इनके जो राजा थे? देखिए चंद्र वंश में जो इसके संस्थापक है सोम चंद्र है। सोम चंद्र क्या है, उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सोम चंद्र, इलाहाबाद का नाम सुना होगा, इस समय प्रयागराज का नाम सुना होगा, वहां पे एक जगह है झूसी, वहां के राजकुमार थे। तो ये उत्तराखंड घूमने के लिए आए थे, और उस समय के जो उस चंपावत में जो राजा थे छोटे, उन्होंने अपनी पुत्री की विवाह उनके साथ करवा दिया था, और बाद में क्या है, उन्होंने चंद्र राजवंश की स्थापना की। तो चंद्र राजवंश वास्तव में कहाँ से थे, ये झूसी से थे। आप लोग देखिएगा जितने भी अभी राजा बता रहा ना, इनमें देखिए कोई टाइटल वगैरह नहीं है। टाइटल तो धीरे धीरे लगेगा। आप देखिए कोई भी चंद्र है, कस्तूरी वंश में देव है, देखिए कोई टाइटल नहीं है। चाहे वो रावत हो, चाहे वो बिष्ट हो, इस तरह के कोई टाइटल आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका उस समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इस चीजों के बारे में। तो जो कुमाऊं में कत्तूरी शासन के बाद सोमपाल, देखिए मानते हैं कि 900 ईस्वी के आसपास कुछ किताबों में इसका उल्लेख मिलता है, और कुछ किताब बनता है कि जो 1020 के आसपास क्या है, इस राजवंश की स्थापना होती है। और इसकी संस्थापक कौन थे, सोमचंद्र थे। तो आप लोग पिछले चंद्र राजवंश। और इसमें बहुत सारे शासक हुए हैं, लगभग अगर देखा जाए इसमें 43 शासक हुए हैं, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ने जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर, वो है आपका सोमचंद। सोमचंद वास्तव में कहाँ से थे, झूसी से थे। झूसी कहाँ पे है, प्रयागराज के आसपास, यानी यूपी में मान चलते हैं। तो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ के उस समय जो स्थानीय राजा थे उनके पुत्री से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इनका साम्राज्य बनने लगता है। देखिएगा इनका जो पहला राजधानी था सोमचंद्र का, इन्होंने चंपावत को बनाया। देखिए पहले जो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र था ना, वो चंपावत वाले क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं, कुमाऊं कहा जाता है। जो चंपावत वाला जो आसपास का जो क्षेत्र था, उसी को ही कुमाऊं कहा जाता है। बाद में धीरे धीरे ये बाकी जो 6 जिले इसमें ऐड हो गया, लेकिन वास्तव में जो कुमाऊं है वो है चंपावत से शुरू होता है। और कुमाऊं का जो संगठन किया है, वो मेनली माना जाता है चंद्र राजवंश ने किया है। कुमाऊं में जो कुमाऊं का आज जो वास्तविक स्वरूप है, उसका मेन क्या है आपका, चंद्र राजवंश के लोगों को माना जाता है। तो कत्तूरी के बाद ये राजवंश आया, इनका राजधानी क्या था, चंपावत, सोमचंद्र। देखिए चंपावत, ये जो सोमचंद्र है ना, ये क्या है, यहाँ पे जो चंपावत में एक बहुत बड़ा किला बनाता है, जिसको राजधानी के रूप में बताया गया था। आप बताइएगा सोमचंद्र ने चंपावत में कौन सा किला बनाया है, इसको फोर्ट है। इस किले का नाम बताइए, बहुत बार इस किले को पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है। उस किले को बताइएगा, और बाकी बहुत सारे किले आपको बताऊंगा।
देखो इसकी पहले राजधानी चंपावत थे और उसके आसपास की जो क्षेत्र था उसको क्या है कुमाऊं कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कुमाऊं कहा जाता था। अब धीरे धीरे कुमाऊं का हुआ। देखिए सोमचंद्र के बाद इनके जो अलग अगला राजा हुआ था उसका नाम था इंद्रचंद। इंद्रचंद के बारे में जानते हैं। इंद्रचंद को उत्तराखंड में रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। जो रेशम वस्त्र उत्पादन का क्या होता है इसको संस्थापक माना जाता है, वस्त्र उत्पादन का। इन्होंने ये जो देखिए रेशम देखिए देखिए रेशम की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। चीन से इनको सीखा किसने, तिब्बत के लोगों ने सीखा। और तिब्बत के लोगों से क्या है, ये उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के लोग रेशम की खेती के बारे में या रेशम उत्पादन के बारे में किससे सीखा है, तिब्बत से सीखा है। या तिब्बत ना हो तो चीन लगा दीजिएगा। चीन क्या है, रेशम का जनक है। इसका चीन क्या है, रेशम के जनक माना जाता है और उससे तिब्बत के लोगों ने सीखा, उससे उत्तराखंड के। ये जो पिथौरागढ़ और जो चमोली वाला जो क्षेत्र है, जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है वो क्या है, तिब्बत से टच होता है। तो उससे ये लोग क्या है, व्यापार होता था उसमें ये इन क्षेत्रों को देखा था। उसके बाद आता है ज्ञानचंद्र, जो इम्पोर्टेंट राजा है उसके बारे में देखिए। सभी राजा के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे राजा। ज्ञानचंद के बारे में समझ लेगा, ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या है, दिल्ली के जो उस समय के जो मुस्लिम शासक थे उनके दरबार में पहुंचे थे। तो ज्ञानचंद्र क्या है, जो आपको बताता है जो फिरोज शाह तुगलक है उनके दरबार में गए थे। फिरोज शाह के दरबार में उपस्थित हुए थे। इसमें एक बहुत बड़ा कहानी है, उसमें है कि कुछ फिरोज शाह के दरबार के लोग भाग के आए थे तो ज्ञानचंद्र ने उसको पकड़ के उनको दिया था, तो उससे प्रसन्न होकर उसको पकड़ में मिला। ये भी क्या है, कहानी है, उस कहानी में मत जाइएगा। तो उसके बाद देखिएगा, जो अगला जो शासक जो इम्पोर्टेंट आता है वो है आपका बालो कल्याण चंद। जो बालो कल्याण चंद है, इन्होंने मनकोट के राज्य को जीता और उसको चमोली में मिलाया। और चमोली का जो चमोली का वो चंपावत में मिलाया। और इन्होंने चंपावत को राजधानी को क्या है, चंपावत से हटा के अल्मोड़ा में स्थापित किया। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, राजधानी परिवर्तन। ये बात बहुत बात पूछा गया है कि किसने राजधानी परिवर्तन किया था और कहां से कहां लिया था, चंपावत से इन्होंने अल्मोड़ा में लाया। आप लोग बता सकते हैं कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या है। अल्मोड़ा का जो नामकरण इस समय किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था, बालो कल्याण चंद्र ने। तो बालो कल्याण चंद्र ने क्या है, राजधानी परिवर्तन किया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है रुद्रचंद। इनका दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, इन्होंने जो आजकल जो रुद्रपुर शहर है, रुद्रपुर का संस्थापक है। जो तराई वाला क्षेत्र है, इन्होंने मैंने तराई वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद क्या है, इन्होंने अल्मोड़ा में एक किला बनाया था। अल्मोड़ा में क्या बना था, अल्मोड़ा में मल्ल महल बनवाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उत्तराखंड में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान। तो क्या बना था, महल बनवाया था। कौन, रुद्र और
जो रुद्रपुर शहर है, इस रुद्रपुर शहर के क्या है, ये संस्थापक इनको माना जाता है। उसके बाद आता है लक्ष्मी चंद। ये जो लक्ष्मी चंद है, इसने इनको प्रशासनिक सुधारक के रूप में माना जाता है। इनको प्रशासनिक सुधारक के रूप में माना जाता है, रिफॉर्मर के रूप में माना जाता है। इन्होंने पहली बार उत्तराखंड में भूमि का माप करवाया, कचहरी व्यवस्था ने जो नया व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया। उन्होंने क्या क्या किया, भूमि माप करवाया, कचहरी व्यवस्था शुरू किया है, पुलिस व्यवस्था इन्होंने शुरू किया है उत्तराखंड में। तो सब मैंने प्रशासनिक सुधार में बहुत बढ़िया काम किसने किया है, लक्ष्मी चंद्र ने किया है, सबसे बढ़िया काम किया है। जो प्रशासनिक सुधार है इनमें इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके बाद देखिए ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र में जो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी मंदिर है उसका स्थापना किसने किया, ज्ञानचंद्र ने किया। अगला राजा कौन है, ज्ञानचंद्र। जो नंदा सर देवी, 2 ज्ञानचंद्र थे क्या? देखिए ये कि है ना, पहले वाले? हाँ पहले दो है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है, एक नहीं है, नंदा देवी। हाँ देखिए क्या होता है ना कि जो जो राजा फेमस हो जाते हैं वो अपने दूसरे